गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आई होप आपको मेरी आवाज़, वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ें क्लियरली एकदम दिखाई और सुनाई दे रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेशन नंबर 23। इट शुड बी 24। ओके, इट शुड बी 24। 24वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये 23 नहीं होगा, दिस इज 24 ओनली। भाई हम काफ़ी अच्छे से 100 सेशंस की तरफ बढ़ते हुए, है ना, 101 कराने आपको, 101 सेशन, आज 24th कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड बिफोर स्टार्टिंग याद रखिए कि बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं निकलते हैं। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख सवाल भी मैं आपको साइंस के करा दूं, उसके बाद भी मैं आपसे यही कहूंगी कि बिना थ्योरी के नहीं आपको जाना है एग्जाम में। क्योंकि जब तक फाउंडेशन, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा ना, जब तक आपकी फाउंडेशन यानी कि आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आप एग्जाम में जाके अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाओगे। सो ऑन दैट बेसिस सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करनी है, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, ठीक है, CW एमसीक्यूज हैं, तो इनको जरूर करना है। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको ये कोर्स भी दिखेगा, पीडीएफ भी दिखेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिखेंगे, साइंस का सारा सेक्शन जो है वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर मराइन फिश वैरायटी फाउंड इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रचलित समुद्री मछली कौन सी है? तो मृगाल, कटला, रोहू। अब ये 3 ऑप्शन तो मुझे पढ़े हुए लग रहे हैं, है ना, मृगाल, कटला, रोहू। अब ये तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पाई जाती हैं, आंसर आप इन तीनों में से एक ही टिक करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज मरीन फिश वैरायटी लिखा हुआ है, जबकि ये तीनों जो वैरायटी है ना, ये फ्रेश वाटर वैरायटी होती हैं, ये आपको पॉन्ड, लेक वगैरह में दिखती हैं, मराइन यानी कि समुद्र में नहीं पाई जाती हैं। जबकि भारत में पॉम्फ्रेट, याद रखिए पॉम्फ्रेट जो है वो समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। इस क्वेश्चन को बड़ी चालाकी से, धूर्तता तरीके से पूछा गया है, बट अपने को याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। रोहू, कटला, मृगाल, ये कॉमन मछली है जो घरों में कंज्यूम की जाती है, यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी मछली के अंदर जो है ना, मतलब ये जो 3 मछलियां हैं यही आपकी फ्रेश वाटर में यानी कि तालाब, नदियों से मिलता है, जबकि पॉम्फ्रेट जो है ये आपकी मराइन है। विच एनवायरमेंटल क्यू डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फर्टिलाइज एग इन सम रेप्टाइल। कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली, इसके अंदर में एक लिजर्ड होती है, उसके अंदर जो लिंग है ना, कि लिंग का मतलब कि जो आगे ऑफस्प्रिंग होगी या ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये टेम्परेचर यानी कि तापमान डिसाइड करता है। तापमान इंक्यूबेशन के दौरान या जब बन रहा है ऑर्गेनिज्म, उस दौरान टेम्परेचर कितना है उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करा जाता है या होता है इन ऑर्गेनिजम्स में कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल या फीमेल होगा। ये हम कुछ लिजर्ड्स के लिए लेते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की छिपकलियां हैं। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पाया जाता है, और एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच में न्यूक्लियस है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, परमाणु संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से डिटरमाइन होती है, यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 है तो उसके प्रोटॉन की संख्या 14 है, या वाइस वर्सा किसी भी एलिमेंट की जो प्रोटॉन की नंबर 11 है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी 11 होगा। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये 3 चीजें जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर पाई जाती हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में घूम रहा है, और न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। जो हमने नीचे लिखा है ये रेड कलर से, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, कितना भारी वो एलिमेंट 1 कार्बन के 1/12 C12 के हिसाब से है। ये हीलियम न्यूट्रॉन नंबर को दर्शाता है। अगर हमने एटॉमिक नंबर यानी कि Z और न्यूट्रॉन नंबर यानी कि N को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आता है, मास नंबर आता है। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के अगर ये नॉर्मल एलिमेंट है, आयन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप। अब C12, C13 और C14 हमारे पास एक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपसे एटॉमिक नंबर C13 आइसोटोप का पूछा हुआ है, एटॉमिक मास पूछा हुआ है,
तो C13 जो आइसोटॉप है वो C13 रिप्रेजेंट उसकी हैवीनेस को कर रहा है, यानी कि उसके भारीपन को। तो आंसर जो है वो 13 AMU ही होगा। C13 जो है, अब इसमें आंसर 12 नहीं कर दीजिएगा, कार्बन 12 है ना, सी का जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है, लेकिन 12 वाले आइसोटोप का है, 13 वाले आइसोटोप का 13 होगा। C14 अगर लिखा है तो उसका एटॉमिक मास 14 है, वो मास को रिप्रेजेंट करता है। आइसोटोप जो है वो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, या द्रव्यमान की वजह से, या द्रव्यमान एक कैरेक्टर को लेके हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो 13 याद रखिए यहाँ पे। Which of the following organism reproduce by binary fission? Butterfly, rose plant, neem plant. नीम प्लांट जो है वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, रोज प्लांट जो है वो हम उसकी स्टेम से रिप्रेजेंट कराते हैं, उसमें सीड पाया नहीं जाता है ना। बटरफ्लाई तितली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। लीशमेनिया डोनोवानी याद रखिए, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है, ये बाइनरी फिजन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म खुद जो है वो धीरे धीरे 2 न्यूक्लियस बनाता है, एक से पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं। न्यूक्लियस जो है उसको कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं, और ये फिर 2 में डिवाइड हो जाते हैं और 2 नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो लीशमेनिया डोनोवानी करके याद रखें। लीशमेनिया जो है वो ब्लैक आजार या काला आजार नाम की बीमारी भी बनाता है, ठीक है, लीशमेनिया। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इन फॉर कमर्शियलाइजेशन इन हनी प्रोडक्शन? हनी प्रोडक्शन के लिए जो मधुमक्खी होती है उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? एपियरी याद रखिए, एपियरी के नाम से जाना जाता है। A gun recoils backward when fired. जब बंदूक को चलाते हैं तो बंदूक झटके से ना पीछे की तरफ आती है ना, ये बैकवर्ड मोशन किसकी वजह से है? तो ये तो क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसे कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द बुलेट ऑन द गन, तो जो बंदूक निकल के गई है ना उसका जो एक्शन फोर्स है ना वो आपका क्या है यहाँ पे? बंदूक के रिकॉइलिंग का पॉइंट। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, है ना, जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं वो ट्रांसवर्स तरंगे कही जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम इसे कहते क्यों है ऐसा? पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर होता तो लॉन्गिट्यूड नहीं, ये आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स का, अगर हम परपेंडिकुलर बात करते हैं। और अगर पैरेलल या अलोंग द डायरेक्शन की बात की जाती है तो ये कहलाता है क्या? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो है कहलाता है। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन रैंडमली, डू नॉट वाइब्रेट, ये ऑप्शंस नहीं देखने हैं, टेक्निकल पॉइंट की तरफ जाना है, परपेंडिकुलर या पैरेलल। तो अलोंग द डायरेक्शन इज साउंड वेव, परपेंडिकुलर इज लाइट वेव। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप इस तरीके से करंट जो इसके अंदर जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किस चीज के? स्क्वायर ऑफ रेडियस, करंट फ्लोइंग, स्क्वायर ऑफ द करंट और इनवर्स ऑफ द करंट। तो ऑप्शन में पहली बात तो ये समझ आ गई है कि करंट जो है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन किस तरीके से ये अपने को देखना है। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, ये है इसका फॉर्मूला, B इज इक्वल टू न्यू नॉट NI and 2R। नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप जो है N नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो N है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो U नॉट है वो क्या है? वो परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? परमिएबिलिटी को। तो यहाँ पे जो करंट की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम करंट वाला ही ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है कॉइल के। प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ना कि स्क्वायर, ना कि कुछ और। एंड नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि I इंटू N के साथ जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है ये टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है यहाँ, और U नॉट का साइन लगा है। तो अब पॉइंट क्या कहता है? इस फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी R स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2R है नीचे की तरफ, राइट, 2R। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता ये 2R के, ट्वाइस रेडियस के, स्क्वायर के तो वैसे भी नहीं होता। तो ए ऑप्शन तो टेक्निकली भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे करंट फ्लोइंग जो है लूप में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, स्क्वायर के नहीं होता, इनवर्स के नहीं होता। तो ये दोनों चीजें टेक्निकली रॉन्ग है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कुलर रूप है उसमें जब करंट अंदर जा रहा है, जैसे करंट यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे जाके बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जो करंट है ना वो इस पूरे सर्कुलर लूप के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स
करंट और रेडियस के हिसाब से फ्लो करता है, मैग्नेटिक लूप जिसे हम कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लो। एक तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एक तरफ ये क्लॉकवाइज है। बीच की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनको हम पैरेलल कहते हैं। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर में रहेगी और बाहर की तरफ जो है वो कम होती चली जाएगी पेरीफेरी में। शेप वायर जो है उसके हिसाब से आपकी होती है, फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बनाती हैं यहाँ पे, पर स्ट्रेट और पैरेलल हो जाती हैं बिल्कुल बीच के अंदर। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लाइंस में जो करंट की मूवमेंट है वो हमेशा हम थंब रूल के हिसाब से बोलते हैं, तो करंट ऊपर की तरफ जाता है। जब मैग्नेटिक लाइंस आपकी इस तरीके से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं तो करंट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये आपकी वापस नीचे की तरफ आती हैं तो करंट नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अ कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो कनकेव लेंस की बात हो रही है, हम लेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनकेव लेंस प्रोड्यूस करती है एक इमेज, कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज, तो v इज इक्वल टू, है ना, 1/3 टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/3 टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि u जो है उसका अगर मैं u/3 कर दूं, u जो है u ऑब्जेक्ट जो है वो तो u ही है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो u है, तो v क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के 1/3, राइट, ऑब्जेक्ट के साइज के 1/3, है ना। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, 1/v क्या हो गया, u/3, 1/u क्या हो गया, वो तो u है ही ऑलरेडी, और हम यहाँ पे माइनस और प्लस का बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका कनकेव लेंस है तो प्लस वैल्यू ही लगानी है। ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे u हो गया -1/u, यानी कि 2/u इज इक्वल टू f। या फिर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को जब पुट करें, अच्छा 1/f है तो ऐसे हो गया ना, तो u इज इक्वल टू 2f हो गया, है ना, u इज इक्वल टू कितना हो गया, 2f। अब कहीं पे आप 1/3 सोच के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 3 गुना नहीं कर दीजिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे इस तरीके से 12 सेंटीमीटर का 3 गुना करके 36 आंसर करके आ जाते हैं, है ना, जबकि यहाँ पे u इज इक्वल टू 2f है यहाँ पे, है ना। और जब हम f की बात कर रहे हैं तो f जो है वो कनकेव लेंस के केस में माइनस होता है, हालांकि प्लस माइनस पूछा नहीं है पर याद रखिए कनकेव लेंस में माइनस होता है, तो u इज इक्वल टू 2 इंटू -12 हो गया, यानी कि आंसर -24 आना चाहिए। आंसर 24 सेंटीमीटर, मुझे माइनस की वैल्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, तो सीधा जो है वो 24 सेंटीमीटर जो है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। प्लस माइनस दिया होता तो -24 में चूज करते, समझ आया। बिना न्यूमेरिकल अगर लिखा है तो उसको वैल्यूज में पुट करे, कभी भी सॉल्व करके आंसर नहीं निकालिएगा। अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, अ चार्ज of 1.5 coulomb is moved through a potential difference if work done is equal to 30 joule. What is the potential difference, यानी कि V कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला मुझे पता है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, यानी कि 30 अपॉन में 1.5, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, पॉइंट को ऊपर लेके जाना है, 0 हो गया, 15 दूनी 30 एंड 20 आंसर हो गया 20 वोल्ट। सिंपल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, कितना चार्ज गया है और उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है। इन कनेक्टिव टिश्यू व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, हमारी हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, मस्ट सेल, मैक्रोफाइजेस, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। और याद रखिए इनके सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, जैसे कि दूर दूर फैले होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड ही देख लीजिए, हमारे खून में जो आरबीसीज हैं वो एक दूसरे से, डब्ल्यूबीसी जो है वो एक दूसरे के साथ अलग अलग मतलब फैले हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, इनमें से कौन सा यौगिक अनसंतृप्त है। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ए नहीं आएगा, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन नहीं आएगा, प्रोपीन आएगा या फिर प्रोपाइन होता। दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। इफ द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कांस्टेंट बट द एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस द प्रेशर, फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि थ्रस्ट जो लगाया जा रहा है वो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया जो है वो क्या कर रहे हो आप, घटा दे रहे हो। एरिया के घटते ही प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जहां पे एरिया घटा
प्रेशर बढ़ा, कील का एग्जांपल याद रखिए, जो कील होती है ना जब हम उसको दीवार में ठोकते हैं वो जितनी शार्प और पॉइंटेड होगी ना, एरिया जितना कम होगा, प्रेशर आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा और आराम से चला जाएगा, है ना, डिक्रीज प्रेशर आराम से बिल्डअप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल? कोरोजन ऑफ मेटल जो है ये नहीं आपका इतना इफेक्टिव होता है, क्यों, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव? पेंट कर दिया, जिंक का हो गया, यशद लेपन हो गया, है ना, आपने सैक्रिफिशियल एनोड्स लगा दिए, गैल्वेनाइजेशन भी यशद लेपन होता है। अब आप मॉइस्चर से उसको एक्सपोज ही करा रहे हो तो लगेगा ही लगेगा ना, जंग तो लगेगी, सिंपल। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, आपको इन चारों में से बताना है, ठीक है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब जिंक जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देती है, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। वेरी ट्रू, जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कम रिएक्टिव एलिमेंट को ज्यादा पावरफुल जो है वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ठीक है, और स्टेटमेंट 2 करेक्टली स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? अगर आपने NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जो रिएक्शन होगी उसमें NaCl बनेगा सबसे पहले, तो प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे, H2O बन जाएगा और साथ में CO2 जो है वो बाहर निकलेगा। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन द साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम। जब हम लेंसेज की बात करते हैं तो सारे डिस्टेंसेज जो हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाते हैं, ठीक है, सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है भाई जरूरत क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो हो सकती है, तो याद रखिए जेनेटिक वेरिएशन कॉन्सेप्ट होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है ना वो आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, तो अगर कोई बॉडी आपने मान लीजिए किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरा दिया तो उसमें रखी हुई पोटेंशियल एनर्जी, उसकी अंदर जो वेलोसिटी या मोशन आ गया है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिलीजेस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल? सिंपल एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है। इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पे दो साइकिल चलती हैं, पहली साइकिल ईटीएस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरी साइकिल जो है वो क्रैब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोली जाती है। जो ईटीएस साइकिल है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में यानी कि हाइड्रोजन के आयन को ट्रांसफर करती है, सिट्रिक एसिड जो है वो एटीपी को एक्चुअली फॉर्म करता है, यही हमारे शरीर को एनर्जी देती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में मौजूद है एक्सेप्ट आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उनको एटीपी चाहिए ही नहीं, उनको एनर्जी चाहिए नहीं। दूसरी चीज जो एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया है वो जहां पे जिस ऑर्गेनल को ज्यादा जरूरत है उसमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कम उसमें कम। जैसे लिवर जो है ना उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं हमारे, क्योंकि लिवर हमारा ज्यादा काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? सेट नंबर 24 है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जंतुओं में अवावयवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद दर्शाता है? तो अवावयवीय श्वसन जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लैक्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल है, mass can neither be created nor be destroyed, it can be converted only from one form to the another, simple and easy। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक पॉइंट से या एक केमिकल रिएक्शन में दूसरे पॉइंट से आप उसे सिर्फ डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर, अच्छा ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको कर लोगे आप। कार जो है वो 100 किलोमीटर चलती है, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर से, तो टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, है ना।
100 अपॉन में 50, 5 दूनी 100, 50 दूनी 100, है ना। एंड इमीडिएटली रिटर्न्स अलोंग द सेम रूट, तो 100 किलोमीटर वो गई, 100 किलोमीटर इमीडिएटली आ गई, यहाँ 2 घंटे लगे और यहाँ पे इसको लगा 1 घंटा, तो टोटल मिला के 200 घंटों को उसने 200 किलोमीटर को सॉरी उसने 3 घंटे में कवर कर लिया, बराबर है 200 अपॉन 3 हो गया यहाँ पे। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की, तो यहाँ पे एक तो 203 हो गया, 200 अपॉन में 3 जो है वो आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर मीटर पर सेकंड में है, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से आपने इसको क्या करना है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू लगभग आंसर आपका जो देगी वो देगी 18.52, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, बस उसको वहाँ पे 500 कितना हो गया, 5 दूनी 2 से कटी कर दो इसको, 100 हो गया, 2 नेम 18, तो 500 अपॉन में 9 तिया 27, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 याद रखिए, 18 ऑप्शन आएगा। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज, अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर, तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग याद रखिए, है ना। सबसे ऊपर जो है वो पोटेशियम होता है, फिर यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आते हैं आपके आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, फिर आता है कॉपर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, तो डिक्रीजिंग में लगे हैं, ये घटते क्रम में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे आता है प्लैटिनम जो सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, राइट। सो आई गेस दिस इज अ वेरी नाइस पेपर जो यहाँ पे हुआ है। थ्योरी जो है वो पूरी मैंने क्लास 24 के ऊपर कवर कराई है, सारा एक एक पॉइंट कवर है, एक एक चैप्टर कवर है, हर चीज को रेलवे के हिसाब से और एसएससी के भी हिसाब से कह सकते हैं, रेलवे और एसएससी के हिसाब से पूरा ये कवर्ड है। आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए, पूरी थ्योरी कवर कर लीजिए। क्वेश्चन हम यहाँ पे यानी कि क्लास 24 की एप्लीकेशन पे ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगा। साथ में आपकी जो द पॉइंट इज कि जो आपका जो ये पूरा सेक्शन है जिसमें हम PYQ की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो हम अभी कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करेंगे। ग्रुप डी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हम सेफली जितना तेजी से हो सकते हैं वो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन। अपना यहाँ पे पॉइंट पूरा कवर कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, पीडीएफ जरूर से देखना है, बिना पीडीएफ के किसी क्लास को आप नहीं देखोगे, मतलब पीडीएफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड श्योरली थ्योरी में स्टार्ट करूंगी, जैसा आपने कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, बहुत जल्दी आपका थ्योरी का सेक्शन भी शुरू हो जाएगा।